यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉइस आ रही है मेरी सबको? ठीक। कल इसके न्यूमेरिकल्स करवाए थे, क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं भेजे हैं। ठीक है, आज भेज दूंगा मैं क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में भी इंसर्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो इसके सॉल्यूशन वहीं पे ऐसा असाइनमेंट सबमिट कर देना। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, हमारे तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट करता है कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। बट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है, which not only detect but also measures the value of current, which not only detect the current but also measures the value of current। तो ये करंट की वैल्यू को मेजर भी कर लेता है। ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है। अच्छा, इसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड होती है, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है, तो उस पर एक टॉर्क लगती है। ठीक है, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ठीक, जैसे ठीक, ये आपका होता है। ठीक, देखो बच्चों, ये आपका इधर बनाया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन समझो। इस तरीके से हमारा ये डिवाइस होता है। ऊपर हमारा टोरिजन हेड है। फिर हमारी ये टोरिजन हेड क्या करता है, इतनी बड़ी चीज को सस्पेंड करने के काम में आता है। इतनी पूरी चीज उसमें से हैंग कर रही है ना नीचे, तो ये टोरिजन हेड है, मतलब जिसकी ट्विस्ट कम हो। ठीक है, जो कम ट्विस्ट कर सके, टोरिजन हेड। ठीक है, जिसका ट्विस्ट कम कर सके, वो बिल्कुल स्टेशनरी वैसा रहे, मुड़ ना सके। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? कॉपर और टिन का एलॉय होता है। तो कॉपर और टिन के एलॉय के अंदर फॉस्फोरस भी मिला देते हैं, तो हमारी ये जो वायर होती है, ये वायर किसकी होती है? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज एलॉय की होती है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है बच्चों, 5 मार्क्स में डेरिवेशन आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जिसमें 3 मार्क्स में डिराइव करने को आता है,
2 मार्क्स में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो होती है उसको इसलिए यूज करा जाता है, पूछा जाता है क्यों यूज करा जाता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप को इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि इसमें एक तो कोरिजन नहीं लगता, इसमें नॉर्म हमारा कोरिजन नहीं लगता है, और इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इसका कम होता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये आपको 11th में पढ़ाया गया था। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल लोड रिमूव करने के बाद ये अपनी पोजीशन रीगेन करने में कितना टाइम लगाता है। अरे जैसे एक स्प्रिंग है, वो उस पे आपने 50 केजी की लोडिंग कर दी, जब अनलोडिंग करोगे तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने में 20 सेकंड लगा रहा है। और एक स्प्रिंग है जिसने 50 केजी की लोडिंग कर दी, अनलोडिंग करोगे तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने में केवल 10 सेकंड का टाइम लगा रहा है। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसमें कम हो गया, बाद वाले में। तो ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इसका बहुत कम होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद अपनी पोजीशन को इजीली रीगेन कर लेता है, इसमें कोरिजन नहीं लगता है। ठीक है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत हैवी लोड ये हैंग करवा सकता है, तो इसलिए फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज होती है। इधर मिरर यूज होता है जिससे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता लग जाता है, एंगल पता लग जाता है। ये हमारी इसके अंदर कॉइल्स रखी हुई है, रेक्टेंगुलर काफी सारी एन टर्न की कॉइल्स रखी हुई हैं, एन टर्न की रेक्टेंगुलर कॉइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे स्प्रिंग आ रहा है, फिर ये सपोर्ट आ रहा है, फिर ये हमारा इधर स्प्रिंग आ रहा है। ठीक, बीच में हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया है। आयरन के काफी सारे टाइप्स होते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारा होता है कास्ट आयरन होता है, पिग आयरन होता है। तो ठीक है, जब हम लोग मेटलर्जी से आयरन को निकालते हैं उसके हेमेटाइट ओर से, तो आयरन में कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग आयरन के काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक हमारा टाइप होता है सॉफ्ट आयरन कोर, इसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, म्यू नॉट जो परमेबिलिटी होती है वो इसकी सबसे ज्यादा होती है। और परमेबिलिटी हमें क्या बताता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर की सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होती है, सॉफ्ट आयरन कोर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर एक सिलेंडर हम लोग सॉफ्ट आयरन का इसके बीच में रख देते हैं ताकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो। और इधर हम लोग ये सिलेंडरिकली कट पोल पीसेस या कॉनकेव शेप के पोल पीसेस रख देते हैं जो एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करी जाती है। तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है इसके अंदर। ठीक, अब इसकी वर्किंग देखते हो बच्चों। तो वर्किंग में देखो, जो पैरेलल टू कॉइल है, जो हमारा इधर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो हमारी इधर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर की और नीचे की जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ही हो जाएगी। तो जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है उनमें तो कोई फोर्स नहीं लगती है, क्योंकि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होती है, आईबीएल साइन थीटा। तो ऊपर और नीचे अगर आप देखोगे तो आईबीएल साइन जीरो हो जाएगा, तो फोर्स क्या लगती है, जीरो। जो आपकी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इसमें और इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक, और वो फोर्स क्या लगेगी आपकी, आई बी एल साइन 90, यानी कि आईबीएल। अब देखो, नॉर्थ से जो साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ये हो गई, करंट ऊपर हो गया, तो फोर्स का लग रही है अंदर की तरफ, इसमें फोर्स का लग रही है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ऊपर, तो फोर्स अंदर की तरफ। इसमें देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ से साउथ, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स बाहर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट नीचे, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। तो ये इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये घूम जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके घूम जाएगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ इधर फोर्स लग रही है और इधर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, मैग्नीट्यूड में फोर्सेस इक्वल है, तो ये घूम जाएगा। ऐसे करके ये बाहर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ, ऐसे करके इस पे टॉर्क लगेगी, इस तरीके से रोटेशन करने लगेगा, इस पे टॉर्क लग जाएगी। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है कि whenever torque is rectangular
coil is placed in uniform magnetic field, then torque is experienced by the rectangular coil. ये घूम जाएगा, घूम जाने की वजह से टॉर्क लगेगी तो ये नीचे आएगा। जैसे ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क होती है। हम लोगों ने ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर में पढ़ा था स्प्रिंग के अंदर कि स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क होती है। तो जैसे ये टॉर्क की वजह से नीचे आएगा, स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क लगती है, स्प्रिंग अपनी रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, स्प्रिंग उस टॉर्क को रीस्टोर करने लग जाएगा। एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी जिसमें मैग्नेटिक टॉर्क स्प्रिंग की रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगी, वहां पे ये घूमना बंद कर देगा। तो उन इक्वेशंस को इक्वेट करके हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, इधर मैं लिख देता हूं एट इक्विलिब्रियम, मैग्नेटिक टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कह सकता हूं, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मैग्नेटिक टॉर्क हमारी क्या होती है बच्चों, सबको पता है, NBIA। चाहे कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। चलो मैं कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो कॉस अल्फा, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू फाई। फाई एंगल ऑफ ट्विस्ट है हमारा, फाई इसमें क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये कॉनकेव शेप पोल पीसेस जो है इसलिए लगाए गए हैं ताकि हमारी कॉइल चाहे कैसे भी रोटेट करे बट प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल रहेगा। अगर कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है जिससे प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल रहता है हर ओरिएंटेशन में, मतलब हमारी कॉइल चाहे कैसे भी रोटेट कर जाए, कॉइल रोटेट कर रही है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है ना कॉइल पे, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, ऐसे करके कॉइल हमारी रोटेट कर रही है। तो चाहे हमारी कॉइल कैसे भी रोटेट करे, इसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हमेशा पैरेलल रहेगा। प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, तो जिसकी वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो इधर मैं लिख देता हूं कि सिंस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा इधर 0 डिग्री, सो कॉस अल्फा ये आ जाएगा इधर 1, अल्फा 0 डिग्री कॉस अल्फा 1 हो जाएगा। प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। 10, ठीक, 10। अब आप इधर देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, NBIA के फाई, और करंट आपका क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो के फाई अपॉन में NBA, ये आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो ये हम लोगों को करंट की वैल्यू पता लग जाएगी क्योंकि देखो के क्या है हमारे, स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, फाई क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो हमें इस मिरर की हेल्प से पता लग जाएगा, और एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ कॉइल है। तो सब चीज हमें पता लग जाएगी, इस तरीके से हमें इधर करंट पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इधर ये करंट को पता करते हैं। ठीक है, अच्छा, यस, देखो इसके अंदर अगर आप देखते हो बच्चों तो के हमारा इसके अंदर है स्प्रिंग कांस्टेंट, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, फाई एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एन है नंबर ऑफ टर्न्स,
बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया ऑफ कॉइल है, इस कॉइल का एरिया, ए है एरिया ऑफ कॉइल। तो बच्चों K अपॉन एन बी हमारा कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं K अपॉन एन बी ए को, सो K अपॉन एन बी ए को, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह देते हैं, जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसे हम लोग कह देते हैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। कैपिटल जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक, तो K अपन NBA को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, ये सब कांस्टेंट होता है इसलिए। तो आप कह सकते हो 10 I इक्वल टू जी फाई और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। जितना ज्यादा ट्विस्ट करेगा उतना ज्यादा हमारा इधर करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये हम लोगों को इधर पता लग जाता है। बस इसकी सिंपल सा यही एक छोटा सा डेरिवेशन ही है, इसके सिवा इसमें और कुछ सच है नहीं। तो यही है हमारा। अब इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे बनते हैं बच्चों। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखो वो किसकी वजह से प्रोवाइड होती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है दो चीजों की वजह से। बहुत कॉन्सेप्ट, यही दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों की वजह से प्रोवाइड हो रही है, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से, दूसरा कॉनकेव शेप पोल पीसेस की वजह से, कॉनकेव शेप या सिलेंड्रिकली कट पोल पीसेस की वजह से। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका अल्फा 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि अल्फा एंगल होता है प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो इसमें प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल रहता है। जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा 1 हो जाता, क्योंकि थीटा 90 डिग्री आ जाता। तो ये हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इन विच प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट वेरीज लीनियरली विद द एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। करंट वेरीज लीनियरली विद द एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। ये हमारी पूरी इधर रिलेशन आ जाती है। ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर हमारा क्या करता है, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर खिंच जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इधर खिंच जाती हैं, तो क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हमारा काम होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। अच्छा, अब इसके बाद देखते हो बच्चों, ये जैसे ये आप देखते हो कि इसमें ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे होती हैं बच्चों, नॉर्थ से साउथ पोल। क्योंकि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज के सिमिलर होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होती हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। ठीक, तो अब देखो ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर का टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं। टॉप व्यू ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, टॉप व्यू ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। तो टॉप व्यू सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या है, जब ऊपर से देखोगे तो आपको सॉफ्ट आयरन कोर कुछ इस तरीके से सर्कुलर दिखेगा। वैसे तो सिलेंड्रिकल है, किसी सिलेंडर को जब आप बहुत ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर। तो ये इसका टॉप व्यू आ जाता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का है। अब देखो बच्चों, अगर ये कॉइल हमारी कैसे भी रोटेट करे, अभी कॉइल हमारी ऐसे है, इसके बाद कुछ टाइम बाद कॉइल हमारी इस तरीके से आ गई, तो देखो प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसके बाद जब हमारी कॉइल रोटेट करा, कॉइल रोटेट करने के बाद ऐसे कर कर आ गई, तो प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैंने केवल इधर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ कॉइल के हमेशा पैरेलल रहेंगी। अब आपकी कॉइल रोटेट कर गई और ऐसे कर कर आ गई, जब ऐसे कर कर आ गई तब भी आप देखो प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, पैरेलल।
अब जब ये ऐसे कर कर आ गई तो इधर देखोगे ये प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से साउथ पोल, प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या है, पैरेलल है। और ये बात समझ में, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है। ठीक है, ध्यान आई बात समझ में। ठीक है, ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस तरीके से पैरेलल रहती है। और सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से क्या हो रहा है, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ इस तरीके से खींच दे रहा है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों की वजह से प्रोवाइड होती है, सॉफ्ट आयरन कोर और सिलेंड्रिकली कट पोल पीसेस। ये कैसे भी रोटेट करे, हमें हर ओरिएंटेशन में, इन एवरी ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड सो दैट करंट वेरीज लीनियरली विद फाई। अच्छा, फाई हमें किस तरीके से पता लगता है, एक हमारा बच्चों अरेंजमेंट होता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, ये प्रैक्टिकल का एक टेक्निक होती है, ये आप पढ़ोगे हायर स्टडीज में अपनी, कि ये प्रैक्टिकल की एक टेक्निक होती है। इस तरीके से हम लोग एंगल पता करते हैं, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। मैं अभी बस ऐसी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ऐसा होता है हमारा कि यहाँ पर हमारा जो होता है इस तरीके से एक सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, उसमें पॉइंटर लगा होता है हमारा, ठीक है, जो यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट होता है। जब ये रोटेट करती है, जब ये, ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो होते हैं इधर एक बल्ब लगा होता है, जब ये रोटेट करती है तो हमारा पॉइंटर रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, बल्ब की रोशनी से हमें वो पता लग जाता है, और बाद में मिरर से हम उसको देखते रहते हैं, मिरर से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले हमारा यहाँ पर था पॉइंटर, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ गया, तो जिस तरीके से कितने एंगल पर गया उससे हमें पता लग जाता है ये फाई की वैल्यू। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। डायग्राम आपका, डायग्राम में जबकि इंक्लूड नहीं है, बट इस तरीके से हमारा फाई की वैल्यू इधर मेजर होती है कि कितना इसने एंगल कवर कर लिया है, रोटेशन में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया है। ठीक है, ये आपका होता है इतना पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? ठीक है, फाइन, ठीक। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब इसके बाद हमारे दो टर्म्स आ जाते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होते हैं। देखो, करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी हमारा क्या होता है बच्चों, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई छोटी सी वैल्यू पर वो चीज कितनी मेजर कर लेता है। तो करंट सेंसिटिविटी हमारा होता क्या है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, वही डिराइव करा, मैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है, यही तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल, मैग्नेटिक टॉर्क आपका है क्या बच्चों, एन बी आई ए कॉस अल्फा, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है आपका, के फाई है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने, फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक बार फिर से वही पूरा डेरिवेशन कर रहा हूं। इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यही तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात होती है। इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस अल्फा 1, तो एन बी आई ए ये आ जाता है हमारा के फाई, राइट। अब इससे आप करंट पता करते हो तो आपका करंट क्या आ जाता है, देखो, सबसे पहले इधर देखते हो आप, तो एन बी ए अपॉन के, ये आ जाता है आपका इधर कितना, 5/I हो जाता है। ये हमारा इधर आ जाता है 5/I। ठीक है, फाई इधर है, आई इधर आ गया, एन बी ए बाई के, तो आप कह सकते हो सो
यही फाई बाई आई जो होता है ये आपका करंट सेंसिटिविटी होता है, कि मतलब एक यूनिट एम्पियर करंट फ्लो कराने पे कितनी एंगल ऑफ ट्विस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कितनी एंगल ऑफ ट्विस्टिंग हो जाएगी अगर हमारा एक यूनिट एम्पियर करंट फ्लो करता है। व्हेनेवर अ यूनिट एम्पियर करंट, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो व्हेनेवर अ यूनिट एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देन हाउ मच twist take place, then how much angle of deflection take place, it is called current sensitivity, or numerically it is equal to number of turns into magnetic field into area upon spring constant। ये हमारा इधर करंट सेंसिटिविटी आ जाता है। फाइन। और इसके बाद एक आ जाता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आ जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा क्या होता है, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर देखोगे तो बस इसको हम लोगों ने 1/R से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS RHS को मल्टीप्लाइंग both sides of first equation by 1/R। so हाँ, so phi upon IR, so phi upon IR ये क्या आ जाएगा आपका NBA और अपॉन में KR। 1/R से हमने LHS और RHS को मल्टीप्लाई कर दिया, तो phi upon IR इक्वल टू NBA बाई KR। IR क्या होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज के इक्वल होता है, तो phi बाई V क्या आ जाएगा, NBA अपॉन KR, ये आ जाएगा आपका। तो अगर आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई होता है, अरे V इक्वल टू IR होता है ना, तो अगर आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई होता है तो कितने एंगल ऑफ ट्विस्टिंग होती है, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, when unit volt is applied to the moving coil galvanometer, when unit volt is applied to the moving coil galvanometer, then how much deflection take place, then how much angle of twist take place, it is called voltage sensitivity। तो voltage sensitivity किया जाता है न्यूमेरिकली NBA अपॉन KR के इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, अब देखो हमारा एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन आता है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी तो हमारी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी ये है हमारी, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो न्यूमरेटर में आ रहा है करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बट नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हो तो उसका रेसिस्टेंस भी तो बढ़ता है। अगर आप टर्न्स की संख्या बढ़ा रहे हो, पहले आपके 2 टर्न्स हैं, अब आपने 20 टर्न कर दिए, तो उसके साथ साथ उन टर्न्स का रेसिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, तो N और R का रेशो वैसे का वैसा रहेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती है। Whenever we increase number of turns, then current sensitivity increases, but voltage sensitivity does not increases, because on increasing number of turns, resistance also increases, so ratio of N upon R remain constant. So voltage sensitivity does not change, the change in voltage sensitivity does not take place, but current sensitivity increases on increasing number of turns। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक, चलो इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा फेमस न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल जो है बट वो बाद में करवाते हैं आपको, वही हर साल वही न्यूमेरिकल आता है, वो भी करवाते हैं। बस आपका एक लास्ट टॉपिक पहले बचा हुआ है, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, वो करवा दें। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म ही तक है इस यूनिट में, क्योंकि आखिरी का जो चैप्टर है बच्चों, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, क्योंकि इसके बाद जो है आपका वो हट चुका है। इसके आखिरी वाला जो चैप्टर था आपका डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, परमानेंट मैग्नेट, वो आपका जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी एक, तो उसमें देखना कि वो हट चुका है आपका। तो यहीं तक है आपका मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म तक बस।
यस, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो तो एन बी ए अपॉन के आर आ जाता है हमारा। तो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर देंगे और रेसिस्टेंस को कम कर देंगे। रेसिस्टेंस को कम कर देते हैं एरिया को बढ़ाकर, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा इधर ये हो रहा है ना, फाइव अपॉन वी जो है वो क्या आ रहा है, एन बी ए अपॉन के आर। तो हम लोग रेसिस्टेंस को कम कर दें जिससे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, ठीक है, जिससे हो जाए, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर दें। ठीक, रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा अपने आप, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इधर ये करते हैं। इसके बाद ये हमारा इधर नया टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म देखो हमारा क्या होता है बच्चों, बहुत देखो सिंप्लीफाइड वे में इसे बताया जा रहा है। ये आपका बच्चों इधर अर्थ है, अच्छा बच्चों मैंने कुछ पीपीटी स्लाइड्स बनाई है, तो अगर उसमें मैं कल से पढ़ाऊं तो उसमें सही रहेगा या ऐसे ज्यादा ठीक है? हम्म, क्यों? नहीं वैसे तुम लोग बताओ दोनों के कंपैरिजन में कैसे ठीक रहेगा, ऐसे ज्यादा ठीक है या जो पीपीटी स्लाइड्स में बताने से ज्यादा ठीक रहेगा? क्या? अच्छा, पीपीटी स्लाइड्स का देखा नहीं है आज तक? अच्छा, वैसे आज सुनने में आया है कि किस सितंबर से किसी को डाउट है तो 10-10 करके बच्चे न्यूज़पेपर में आया हुआ है आ सकते हैं। चलो देखते हैं, लेट्स सी, वो अलग बात है। देखो अर्थ मैग्नेटिज्म हमारा है क्या, ये अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप में होती है बच्चों, ये हमारी जो लाइन पास कर रही है ये ज्योग्राफिकल एक्सेस होती है। ऊपर हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, नीचे हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। इसे मैंने जी एन कह रखा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, इसे ये ज्योग्राफिकल एक्सेस होती है या इसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन कह देते हैं। मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो मेरिडियन का मतलब हमारा प्लेन होता है। ठीक है, कोई चीज एक प्लेन है तो वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाती है। जैसे इसको मैंने ऐसे करके प्लेन की फॉर्म में कह दिया, एक्सिस ना होकर ये एक प्लेन है ऐसे, तो ज्योग्राफिकल प्लेन जो होता है आपका ये आ जाता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन इधर आ जाती है। ठीक, अब हमारी बच्चों ये हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं इस तरीके से कि हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके प्रोड्यूस करती है, क्योंकि अगर आप हमारी कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और वो ये होती है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हो तो उसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, उसका साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में होता है। ऐसा क्यों होता है, किसी और डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में क्यों होता है? तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जैसे आपकी कंपास नीडल है, कंपास नीडल है क्या, एक गिलास का सर्कुलर बॉक्स है जिसके अंदर गिलास का टॉप लगा हुआ है, और उसके अंदर आप लोगों ने एक मैग्नेट फिक्स कर दी है जो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकती। तो बस वो एक फ्रीली सस्पेंडेड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ को बताता है। इसी तरीके से तो आर्किटेक्चर मकान बनाते हैं, आर्किटेक्चर जब मकान बनाते हैं तो जब वो पूरा उसको एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वास्तुशास्त्र को, कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में आपका किचन होना चाहिए, तो वो कंपास नीडल का यूज करते हैं। कंपास नीडल, कंपास नीडल का नॉर्थ जो होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को बताता है, कंपास नीडल का जो साउथ होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ को बताता है। या हमारे जो नेविगेशन पर्पस में यूज करा जाता है, जो हमारे शिप में सेलर्स जाते हैं, तो इतना बड़ा समुंदर है, हमें पता ही नहीं लगता कहाँ पे कौन जाना है, तो वो कैसे पता लगाते हैं, कंपास नीडल की हेल्प से, कि यहाँ पर हमारा नॉर्थ है,
तो यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा। तो खैर, और या फिर अगर आपका कोई भी आयरन का पीस है, कोई भी आयरन कोबाल्ट या निकल का पीस है, उसे आप जमीन में गाड़ दो, जमीन के अंदर उसे डिग कर दो, तो कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे एविडेंसेस होते हैं जो ये प्रूफ करता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारी अर्थ की एक इमेजिनरी मैग्नेट होती है, इस साइड हमारी होती है बच्चों अर्थ की एक इमेजिनरी मैग्नेट, ये हमारी अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट होती है। अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट इस तरीके से होती है, मैं उसको बना नहीं रहा हूं, मैं बस ये हमारी इस तरीके से अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट होती है। तो इस साइड हमारा जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पर हमारा मैग्नेटिक साउथ होता है, और जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ये अर्थ की हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी मैग्नेट है। खैर मैं इसे भी रब कर दे रहा हूं क्योंकि इससे हमें इतना कोई भी मतलब नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा इसलिए। एक बार मैग्नेट इमेजिनरी है, ठीक। तो जो अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट से लाइन पास हो रही है वो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो जाती है, और प्लेन की फॉर्म में कहोगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसे ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, प्लेन की फॉर्म में ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, प्लेन की फॉर्म में इसे क्या कह सकते हो आप लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाती है जो अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट से पास कर रही है। तो बच्चों जो हमारी सस्पेंडेड मैग्नेट होती है उसका नॉर्थ इस मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर ना, एंड लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। तो सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की तरफ होता है, सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है अप्रोक्सीमेटली। इसलिए इसलिए हमारी जो सस्पेंडेड मैग्नेट होती है उसका नॉर्थ अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट है, मैग्नेटिक नॉर्थ अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ में है, इसलिए सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ को रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन दोनों कोइंसाइड नहीं करती हैं, दोनों कोइंसाइड नहीं करती हैं, दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है, और उस एंगल को हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कह देते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह देते हैं। तो ये हमारे तीन एलिमेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, बस इसमें एक दो न्यूमेरिकल कुछ फेमस से हैं वो आते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, बस इसमें देख लो तीन एलिमेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एलिमेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, वो हमारे तीन चीजें होती हैं। एक तो हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हो जाता है हमारा। एक हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कंफ्यूज मत होना डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन में। और तीसरा आ जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा होता है। इस चीज को बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसका आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यूज होगा। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो मैंने बता दिया, जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंगल होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह देते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा कुछ किताबों में 18 डिग्री दे रखा है, कुछ किताबों में 15 डिग्री दे रखा है, वैसे ये हमारा 18 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी कि बहुत कम एंगल होता है। सोच रहे हो 20 डिग्री से भी कम एंगल है, तो बहुत कम एंगल ही होता है हमारा ये। फाइन, अच्छा, तो इसलिए इसलिए अप्रोक्सीमेटली सही ही होता है हमारा। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं बच्चों, ये सबको पता होगा कि अच्छा, एक मैग्नेट है, अगर आपकी बच्चों एक मैग्नेट है हमारी, तो मैग्नेट में हमारा क्या होता है, मैग्नेट बार मैग्नेट का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप में जो मैग्नेट होती है उसे बार मैग्नेट कहते हैं।
मैग्नेट के एक्सट्रीम एंड्स पे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। जैसे हमारे दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे बनती हैं? पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से बनती है। पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव के टुवर्ड्स बनती है। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनती हैं, जो कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज के सिमिलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ बनती है। तो ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक, अच्छा अब बच्चों देखो, इनसाइड तो हमें इनसाइड द मैग्नेट से इतना मतलब नहीं होता, हमें आउटसाइड द मैग्नेट से मतलब होता है, क्योंकि हम लोग मैग्नेट के बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेट के अंदर तो प्रेजेंट है नहीं, हम तो मैग्नेट के बाहर प्रेजेंट है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, यही तो हो जाएगी, क्योंकि हमें इनसाइड द मैग्नेट से तो कोई मतलब है नहीं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। अरे ये इमेजिनरी मैग्नेट है ना आपकी, जिसका मैग्नेटिक नॉर्थ इधर मैग्नेटिक साउथ इधर, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, या फिर आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो याद रखना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चा? ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फाइन, यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, ये चीज हमारी होती है। अच्छा फाइन, तो ऐसा करते हैं, अभी टाइम हो गया है, तो इसके बाद बाकी हम लोग फिर बच्चों कल करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा लंबा चलेगा ये वाला टॉपिक, बाकी हम लोग कल करते हैं। आज के लिए इतना ठीक है।